नमस्कार के न्यूज नेशनल के मंच में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं देश विदेश की अब तक की बड़ी खबरें। एक नजर हेडलाइंस पे। अमेरिका की सैन्य वापसी से अफगानिस्तान में पैदा हुए शून्य को भरने के लिए चीन आतुर नजर आ रहा है। इसके पीछे उसका मकसद मध्य एशिया में अपना प्रभुत्व जमाना दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया। दुनिया में पीएम मोदी का मीटर सबसे ऊपर जा चुका है। कट्टरपंथी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की मौत के बाद उनके शव को पाकिस्तानी झंडे में लपेटने और राष्ट्र विरोधी नारे लगाने के आरोप में बड़गाम पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि अधिनियमों के तहत मामला दर्ज किया। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कल यानी 5 सितंबर को किसान महापंचायत होगी। और गोरखपुर के बाढ़ के इलाकों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को हवाई सर्वे किया। तालिबान राज में अमेरिका की सैन्य वापसी से अफगानिस्तान में पैदा हुए शून्य को भरने के लिए चीन आतुर नजर आ रहा है। इसके पीछे उसका मकसद मध्य एशिया में अपना प्रभुत्व जमाना है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण वेबसाइट इनसाइड ओवर पर जारी एक रिपोर्ट में फेडेरिको गिलियानी ने लिखा कि बीजिंग लंबे समय से मध्य एशिया में अपना दबदबा बढ़ाने की कवायद में जुटा है और रूस के साथ मिलकर वह शांघाई केंद्रीय संगठन के जरिए क्षेत्रीय समीकरणों को आकार दे रहा है। हालांकि अमेरिका की मौजूदगी के कारण अफगानिस्तान में वह 5 नहीं जमा पा रहा था। लेखक का कहना है कि वैसे अमेरिकी सेना की तैनाती के कारण उल्टे चीन को ही सुरक्षा और स्थिरता के मोर्चे पर फायदा मिला था, जिसका लाभ उसने आर्थिक रूप से उठाया है। लेकिन अफगानिस्तान में वह अमेरिका और पश्चिमी ताकतों के सामने मुखर नहीं हो सका। अब पश्चिमी सेनाओं के लौटने से चीन को अफगानिस्तान और आसपास प्रभाव बढ़ाने के लिए जरूरी पृष्ठभूमि मिल गई। यही वजह है कि काबुल पतन के दौरान के बाद तालिबान के साथ दोस्ताना संबंध बनाने की इच्छा जाहिर करने वाले देशों में ड्रैगन शामिल रहा। साथ ही वह अमेरिकी विमानों से लोगों के गिरने की तस्वीरों को लेकर शरणार्थियों को निकालने में गड़बड़ी के लिए वॉशिंगटन पर निशान साधने से नहीं चुका। चीन और रूस के अफगानिस्तान में दस्तक के बीच जानकार सैन्य वापसी के सामरिक परिणामों का समुचित आकलन करने में चूक को लेकर ट्रंप या बाइडेन प्रशासन पर भी सवाल उठ रहा है। एजेंसी चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने उम्मीद जाहिर की है कि अफगानिस्तान में बनने जा रही तालिबानी सरकार मुक्त व समावेशी होगी और खुद को आतंकवाद से दूर रखेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है। दुनिया में पीएम मोदी का मीटर सबसे ऊपर जा चुका है। पीएम मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भी पीछे छोड़ दिया है। सर्वेक्षण में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 17% आई, जो कि 13 वैश्विक नेताओं में सबसे अधिक रही। 2 सितंबर को अपडेट किए गए सर्वे में पीएम मोदी, मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से आगे निकल गए। इस सूची में ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन, कनाडा के पीएम ट्रूडो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो आदि भी शामिल है। इस साल जून में जारी अप्रूवल रेटिंग की तुलना में इस बार प्रधानमंत्री मोदी को अप्रूवल रेटिंग ज्यादा बेहतर हुई है। गौरतलब है कि जून में पीएम मोदी के अप्रूवल रेटिंग 66% थी। ऐसा नहीं है कि मोदी के अप्रूवल रेटिंग में ही इजाफा हुआ, बल्कि उनकी डिसअप्रूवल रेटिंग में गिरावट भी आई। करीब 25% की गिरावट के साथ अब ये लिस्ट में सबसे निचले स्थान पर है। कट्टरपंथी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की मौत के बाद उनके शव को पाकिस्तानी झंडे में लपेटने और राष्ट्र विरोधी नारे लगाने के आरोप में बड़गाम पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। इसी बीच बड़गाम जिले के नरकारा में पथराव की छिटपुट घटना को छोड़कर पूरी घाटी में अभी शांति रही।
दर्जन भर से अधिक अवांछित तत्वों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने उस वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है जिसमें गिलानी का शव पाकिस्तानी झंडे में लिपटाया दिखाया गया था। वीडियो में दिखाया गया है कि जैसे ही पुलिस शव को कब्जे में लेने के लिए आगे बढ़ी, दिवंगत अलगाववादी नेता के सहयोगियों ने झंडा हटा दिया। 91 वर्षीय गिलानी का लंबी बीमारी के बाद बुधवार रात यहां उनके आवास पर निधन हुआ था। शव को पास ही की एक मस्जिद के कब्रिस्तान में दफनाया गया। पुलिस ने बताया कि पाकिस्तान से संचालित कश्मीर मीडिया सर्विस समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फर्जी खबरें व वीडियो प्रसारित कर माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। कुछ स्थानीय मीडिया कर्मी व चैनल भी इसमें शामिल हुए हैं। आईजी विजय कुमार ने कहा कि अफवाहों पर कतई ध्यान न दे, देश विरोधी तत्वों की ओर से इस प्रकार की कोशिशें की जा रही है। कश्मीर घाटी से ज्यादातर हिस्सों में लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी थी। तीसरे दिन शनिवार को वो भी जारी रही। वहीं 2 दिन बाद शुक्रवार की रात इंटरनेट सेवाएं शनिवार सुबह फिर से बंद कर दी गई। बनिहाल से बारामुल्ला के बीच ट्रेन सेवा भी अभी रोक दी गई। इसी बीच तीसरे दिन जम्मू कश्मीर हाईवे को बहाल करने के साथ ही रास्ते में फंसे छोटे वाहनों को छोड़ा गया। इससे कई जगह जाम की परिस्थिति रही। श्रीनगर के पूरे इलाके और हैदरपुर में पाबंदियां अभी जारी है। हैदरपुर में गिलानी के घर की ओर आने जाने वाले सारे रास्ते सील है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को किसान महापंचायत होगी। शहर के जीआईसी ग्राउंड में होने वाली इस महापंचायत का आयोजन संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है। दावा है कि इसमें देश भर के 5 लाख किसान पहुंचेंगे। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत के बेटे गौरव खुद आयोजन का जिम्मा संभाल रहे हैं। शुक्रवार को हुई बारिश के मैदान में पानी भर गया था। करीब 250 लोग मैदान में पानी निकालने में जुटे हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के भाई सुरेंद्र सिंह खुद लोअर और टी शर्ट पहने मैदान में बाल्टी से पानी निकालते नजर आए। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर 500 भंडारे होंगे। किसानों के लिए खाना तैयार करने में 5000 कारीगर जुटेंगे। वहीं शहर को किसान एकता जिंदाबाद, किसानों की ताकत देखेगा भारत। 5 सितंबर को ऐतिहासिक किसान महापंचायत होगी। क्रांति की तरह मुजफ्फरनगर रचेगी किसान आंदोलन का इतिहास जैसे नारे लिखे बड़े बड़े होर्डिंगों से पाट दिया गया। चारों तरफ लाउड स्पीकर लगे हैं। एक ही आवाज, मुजफ्फरनगर चलो, किसानों की ताकत देखेगा भारत, यही गूंज रही है। किसानों के जत्थे पहुंचना भी शुरू हो गए। पिछले 3 दिन हुई लगातार बारिश से मैदान में पानी भरा था और कीचड़ भी अभी साफ हो रहा है। जेसीबी से मिट्टी डाली जा रही है। मैदान के ज्यादातर हिस्से को तैयार किया जा रहा है। हालांकि शनिवार सुबह मौसम साफ है, धूप भी निकली है। गोरखपुर के बाढ़ के इलाकों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को हवाई सर्वे किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में सरकार और प्रशासन पूरी संवेदनशीलता से युद्ध स्तर पर बचाव एवं राहत कार्य में लगा है। बाढ़ से प्रभावित कोई भी व्यक्ति न तो भूखा सोएगा और न ही कोई बेघर रहेगा। इसी संबंध में प्रशासन के स्तर पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित कराई जा रही है। न केवल बाढ़ बल्कि सबसे बाद के भी नागरिकों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए कार्य योजना बना ली गई। सीएम ने कहा कि प्रदेश के हर एक नागरिक का जीवन हमारे लिए अमूल्य है। हम आश्वस्त करते हैं कि आपदा के इस समय में सरकार की पूरी तत्परता व प्रतिबद्धता से आपके साथ में खड़ी है। शुक्रवार से पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर निकले सीएम योगी शनिवार को गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने यहां पीड़ितों के बीच पहुंचकर उनका दुख दर्द साझा किया। उन्हें राहत सामग्री प्रदान कर उनका बाढ़ की हर समय सरकार उनके साथ होने के भरोसे के साथ अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि किसी को तनिक भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ उन्होंने जंगा, खजनी, सहजनवा और लाल डिग्गी में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की और राहत सामग्री का भी वितरण किया। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 31 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय आय से संबंधित अपने अनुमानों की घोषणा की। जीडीपी का आंकड़ा 20.1% से साथ निसंदेह प्रभावित है। यह उम्मीद की जा रही है कि हम लोग आंकड़ों और सरकार की फिरकी में बहक जाएंगे। मीडिया और कुछ लोग की मेहरबानी से
आंकड़ों से संभ्रमित नहीं हुए और जल्दी सच्चाई का एहसास हो गया। सच ये है कि 2021-22 की पहली तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 20.1% एक सांख्यिक भ्रम है, क्योंकि 2020-21 की पहली तिमाही का आधार अप्रत्याशित रूप से फीसदी के साथ अत्यंत कम था। आईएमए की मुख्य अर्थशास्त्री डॉक्टर गीता गोपीनाथ महीने भर पहले ही गणितिक वृद्धि बता चुकी है। इसके बावजूद हमें 20.1% की वृद्धि का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये दिखाती है कि कोई देश और उसके लोग संवेदनहीन और ख्याल न रखने वाली सरकार के बावजूद क्या हासिल कर सकते हैं। पहली तिमाही अप्रैल जून 2021 के शुरुआती हफ्तों में जब कोविड-19 की दूसरी लहर आई, राज्य सरकारों ने अर्थव्यवस्था को बंद किया, बिना संकट से निपटने का प्रबंध किया था। मोदी सरकार का योगदान यही था कि वह ऑक्सीजन की आपूर्ति और आवंटन के मामलों में बुरी तरह नाकाम साबित हुई। कई हफ्तों तक ऑक्सीजन की भारी कमी के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मौतें भी हुई थी। पालघर की फैक्ट्री में आज एक बड़ा धमाका नजर आया। पालघर के तारापुर एमआईडीसी में स्थित एक कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री जखरिया लिमिटेड कंपनी में बॉयलर फटने से एक मजदूर की मौत हो गई और 4 लोग घायल हुए हैं। धमाके के बाद लगी आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। घायलों में 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, इसलिए मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। प्लॉट J1 में स्थित इस कंपनी में आग सुबह 6 बजे के आसपास लगी। तकरीबन 2.5 घंटे के प्रयास के बाद इस पर काबू पा लिया गया। फिलहाल कूलिंग का काम जारी है। धमाका इतना भीषण था कि इसकी आवाज 4 से 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, राहत कार्य शुरू किया गया। सुबह का समय होने के कारण फैक्ट्री में ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, इसलिए बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल फैक्ट्री में फंसे सभी लोगों को इससे सलामत रेस्क्यू कर लिया गया है। घायल मजदूरों का बॉयसर के स्टाफ अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके पहले जुलाई को तारापुर इंडस्ट्रियल एरिया में भारत केमिकल्स में एक बड़ा धमाका हुआ था। इसमें 5 मजदूर घायल हुए थे। अहमदाबाद और गांधीनगर में मेट्रो और बुलेट ट्रेन के जॉइंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन विकास प्रोजेक्ट को पूरा करने से पहले अहमदाबाद से 6,500 पेड़ों की कटाई हो रही है। अब गांधीनगर तक मेट्रो ट्रेन पहुंचाने के लिए और 1,000 पेड़ों को काटने की मंजूरी प्रक्रिया चालू है। स्मार्ट सिटी अहमदाबाद को ग्रीन सिटी बनाने के लिए प्रशासन प्रयासरत है। साथ ही विकास के कामों को भी तेज गति प्रदान करने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जिसमें अहमदाबाद में मेट्रो रेल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इसी प्रोजेक्ट में अहमदाबाद में पिछले 5 सालों में मेट्रो रेल के लिए 2200 और बुलेट ट्रेन के लिए 4,300 पेड़ काटे गए, जिसमें 2016-17 में मेट्रो के लिए सार्वत्रिक 792 पेड़ काट लिए गए, जबकि 5 साल में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए अहमदाबाद में ही 4,300 पेड़ काटे गए। वर्ष 2020-21 में ही 2,817 पेड़ काटे गए। इसी तरह अहमदाबाद में मेट्रो और बुलेट प्रोजेक्ट के लिए 6,500 पेड़ों की कटाई की गई। अब अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए पाटनगर से 1,000 से अधिक वृक्षों की कटाई का समय है। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के अलाइनमेंट में आने वाले 1,000 पेड़ों को काटने के लिए गुजरात राज्य के वन विभाग ने हरी झंडी दे दी, लेकिन केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही इन पेड़ों की कटाई रातों रात संभव है। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। Anytime, anywhere. ब्रेक के बाद के न्यूज नेशनल के मंच में आप सभी का फिर से स्वागत है। हिमाचल के कमल किशोर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सोलान जिले के कंडाघाट में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कलहो के प्रधानाचार्य कमल किशोर को 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
सम्मान समारोह शिमला में सुबह 10 बजे वर्चुअली होगा। इसके लिए शुक्रवार को रिहर्सल भी हुई। वहीं पुरस्कार मिलने से प्रधानाचार्य कमल किशोर काफी खुश नजर आए। उन्होंने आज तक क्या क्या किया उसकी पूरी जानकारी हम आपको दिखाते हैं। कमल किशोर ने पूरी तरह से खंडहर को चूल्हे कल्हार स्कूल के भवन की तस्वीर ऐसी बदली की पाठशाला को देखते ही लोग कहते हैं स्कूल हो तो ऐसा जहां आकर दिल खुश हो जाए। पढ़ने का तो और ही मजा होगा। कमल किशोर ने स्कूल भवन को बच्चों के बैठक योग्य बनाया। 3 बीघा जमीन शिक्षा विभाग के नाम करवाई। इसके अलावा कई ऐसे काम किए जिसकी बदौलत आज स्कूल का नाम पूरे प्रदेश में मशहूर हो गया। कमल किशोर बिलासपुर जिले के बरंडी क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी सावित्री शर्मा भी शिक्षक है। वह भी पढ़ाती है, लेकिन उन्हें पत्नी ने काफी सहयोग मिला। अब भी उन्हें ऐसा लगता है कि दिक्कत हो रही है, वहां पर उनके साथ वो खड़ी रहती है। उन्होंने नवंबर 2019 में कलहोग में बतौर प्रधानाचार्य सेवा शुरू की। जब स्कूल पहुंचे तो भवन के नाम पर खंडहर था। हालत ऐसे थी कि प्रधानाचार्य के बैठने के लिए कमरा तक नहीं था। धीरे धीरे करके उन्होंने स्कूल की तस्वीर बदलनी शुरू किया। स्कूल के ज्यादातर कमरों में टाइलें लगी है। अफगानिस्तान से सेना वापस बुलाने के बाद बाइडेन प्रशासन अब अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी को लेकर सवालों के बीच घिर गया है। अमेरिकी सरकार के आंकड़ों में बड़ी गड़बड़ी का दावा करते हुए बचाव कार्य में जुटे तमाम समूहों ने कहा 200 नहीं हजारों अमेरिकी नागरिक अभी अफगानिस्तान में फंसे। बाइडेन प्रशासन ने एक सूची जारी कर कहा था कि करीब 200 लोग अफगानिस्तान में छूट गए हैं और उन्हें लाने के लिए विशेष विमान भेजा जाएगा। बचाव समूहों के अनुसार बहुत सारे लोग तो वापसी के लिए पंजीकरण ही नहीं करा पाए और अमेरिकी दूतावास बंद हो गया। इसके अलावा बाइडेन प्रशासन ने वापस आने वालों में तमाम ग्रीन कार्ड धारकों को ही गिनती नहीं की। सैन डिएगो ने एक स्कूल के प्रवक्ता हॉवर्ड शेन को बताया कि वह कई ऐसे परिवार को जानते हैं जो वापस नहीं आए। इनमें कई बच्चे और महिलाएं हैं जो तालिबान की बर्बरता के बीच वहां फंसे हैं। बहुत से ऐसे ग्रीन कार्ड धारक वहां पे हैं जो कई वर्षों तक अमेरिका में रहे। सरकार ने उनके कर वसूले। इनमें से कई बच्चे अमेरिका में पैदा हुए और उन्हें वहां की नागरिकता भी मिली है। ये कुछ काम करने के लिए अफगानिस्तान आए और इस संकट के दौरान वे बाइडेन प्रशासन उन्हें यहीं छोड़ दिया। इनकी वापसी के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने हालांकि इस बीच बयान दिया कि ग्रीन कार्ड धारकों को वापस लाया जाएगा, लेकिन उन्होंने आंकड़ा नहीं दिया। साथ ही कोई योजना भी नहीं बताई। तालिबान ने काबुल हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया है। विमानों की आवाजाही ठप है। ऐसे में वहां फंसे हजारों अमेरिकियों की वापसी कैसे होगी, ये प्रश्न है। अफगानिस्तान में नई सरकार में प्रमुख पद पाने के लिए बरादर गुट और हक्कानी नेटवर्क के बीच में घमासान छिड़ गया है। इसी वजह से तालिबान को सरकार का गठन 3-4 दिन टालना पड़ा। इसी घमासान को शांत करने के लिए पाकिस्तान को खुफिया एजेंसी के प्रमुख जनरल फैज हमीद को काबुल भेजना पड़ा है। दावा किया जा रहा है कि हक्कानी नेटवर्क के नेता अनसन हक्कानी और खलील हक्कानी की मुल्ला बरादर और मुल्ला याकूब के साथ हड़प भी हुई है। हक्कानी नेटवर्क सरकार में बड़ी हिस्सेदारी और रक्षा मंत्री का पद मांग रहा है, जबकि तालिबान इतना कुछ देने को तैयार नहीं। इसी वजह से तालिबान सरकार का ऐलान नहीं कर सका है। बरादर और हक्कानी नेटवर्क के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब शक्तिशाली तालिबानी सैन्य आयोग के प्रमुख की भूमिका निभाना चाहता है। उसका काम तालिबान के फील्ड कमांडरों के लिए एक विशाल नेटवर्क की देखरेख करना होगा। तालिबान सरकार में यह पद बेहद शक्तिशाली और सम्मानित माना जाता है। तालिबान ने कबायली सरदारों से चंदे के रूप में बड़ी रकम एकत्रित की है। राशि का उपयोग अफगानिस्तान फतेह के बाद होना था। अब काबुल पर भी तालिबान का कब्जा हो चुका है। इस पैसे में हक्कानी नेटवर्क हिस्सा मांग रहा है। वहीं याकूब एक पैसा भी हक्कानी को नहीं देना चाहता। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास यतीश राय टोक्यो पैरालंपिक में पुरुष सिंगल बैडमिंटन स्पर्धा SL4 का स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए। खिताबी मुकाबले में उन्हें फ्रांस के खिलाड़ी लुकास माजू ने 2-1 से शिकस्त दी। दोनों खिलाड़ियों के बीच फाइनल में जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला, लेकिन बाद में खिताबी मुकाबला लुकास जीतने में सफल रहे। उन्होंने भारतीय खिलाड़ी सुहास को 21-15, 17
21 और 15/21 से हराया। वहीं बैडमिंटन पुरुष सिंगल SL4 स्पर्धा के कांस्य पदक मुकाबले में भारत के तरुण डिल्लट को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें इंडोनेशिया के खिलाड़ी सत्यवान फ्रेडी ने 2-0 से हराया। फ्रेडी ने यह मुकाबला 21-17, 21-11 से जीता है। बीते 11वें दिन भारत के लिए शानदार रहा और भारतीय खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण समेत 4 पदक जीते हैं। बैडमिंटन पुरुष सिंगल SL4 स्पर्धा के कांस्य पदक मुकाबले में भारत के तरुण डिल्लट को हार का सामना पड़ा। निशानेबाजी की मिक्स इवेंट में सिद्धार्थ बाबू, दीपक सैनी और अवनी लेखरा वाली टीम ने निराश किया। भारतीय टीम 50 मीटर एयर राइफल प्रोन SH1 के फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। इस इवेंट में अवनी का फाइनल स्कोर 612 रैंक था। सिद्धार्थ बाबू का फाइनल स्कोर 617.2 रैंक था और दीपक सैनी का फाइनल स्कोर 602.2 रहा। अमेरिका के नासा ने सप्ताह जॉबी एलिवेशन के साथ वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग में सक्षम पूरी तरह इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट का परीक्षण किया। नासा के मुताबिक यह एयर टैक्सी के तौर पर संचालित हो सकता है और परिवहन का एक और साधन बन सकता है। नासा ने अपने एडवांस एयर नासा ने अपने एडवांस एयर मोबिलिटी नेशन कैंपेन के तहत पहली बार eVTOL विमान का परीक्षण किया। यह विमान 90 डिग्री पर लैंड और टेक ऑफ कर सकती है। इसे जॉबी एविएशन ने तैयार किया और नाम eVTOL ने रखा है। 2024 तक इसे लॉन्च किया जा सकता है। इसका परीक्षण 10 दिनों तक चलेगा। इसकी शुरुआत 1 सितंबर से हो चुकी है और 10 सितंबर को अंतिम परीक्षण होगा। बिग सुर कैलिफोर्निया के पास जॉबी एविएशन के इलेक्ट्रिक फ्लाइट बेस पर परीक्षण जारी है। टेस्टिंग के दौरान इसकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा। इसके बाद सामने आने वाली रिपोर्ट से भविष्य में तैयार होने वाली एयर टैक्सी की मॉडलिंग और सिमुलेशन की योजना बनाई जा सकती है। ट्रायल से ये भी समझा जा सकेगा कि भविष्य में एयर टैक्सी सेवाओं को मान्यता देने के लिए कौन कौन से नियमों को ध्यान में रखना जरूरी है। यह पहली बार है जब नासा आम राष्ट्रीय अभियान के हिस्से के रूप में एक eVTOL विमान का परीक्षण कर रहा है। भविष्य में eVTOL विमान शहरी क्षेत्रों और आसपास के क्षेत्रों में हवाई टैक्सियों के रूप में काम कर सकता है। यह यात्रियों और सामानों को स्थानांतरित करने के लिए परिवहन का एक बेजोड़ तरीका बन सकता है। दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बना चुका ला कासा डी पैपेल यानी मनी हाइस्ट के 5वें सीजन का पहला वॉल्यूम लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शुक्रवार को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। मनी हाइस्ट सीजन सीरीज का 5वां पार्ट रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया। वहीं मुंबई पुलिस ने भी इस शो को लेकर अलग एक्साइटमेंट दिखाई। दरअसल मुंबई पुलिस के बैंड ने शो के गाने बेला चाओ का इंस्ट्रूमेंट वर्जन रिलीज किया जो सोशल मीडिया पर छा गया। मुंबई पुलिस के इस बैंड को खाकी स्टूडियो के नाम से जाना जाता है। मुंबई पुलिस ने बैंड का वीडियो शेयर किया जिसमें सभी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट वर्जन बजा रहे हैं। खाकी स्टूडियो के तहत बैंड ने जेम्स बॉन्ड थीम संगीत और AR रहमान की जय हो को भी प्रदर्शन किया है। मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को ट्विटर पोस्ट में कहा, आज सुबह बेलिसियो का ट्रेलर पसंद आया, आपको निश्चित रूप से बड़ी तस्वीर पसंद आएगी। आखिरकार खाकी इस चीज को और बेहतर बनाती है। बेला चाओ एक इतालवी विरोधी लोकगीत है जो 19वीं सदी के अंत में वापस आया था जब धान के खेतों में महिला श्रमिक जिन्हें मोर्डिना के नाम से जाना जाता था अपनी कठिनाइयों का वर्णन करने के लिए इसे गाती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गीत को संशोधित किया गया और इटली में फांसीवाद विरोधी पक्षपात पूर्ण आंदोलन द्वारा उपयोग किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच द ओवल में खेले जा रहे चौथे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खराब रोशनी के कारण जल्द ही खत्म हो गया। भारत ने तीसरे दिन स्टंप तक अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 217 रन बना लिए हैं। विराट कोहली 22 और रविंद्र जडेजा 9 नाबाद पर है। टीम इंडिया के पास 171 रन की बढ़त है। तीसरे दिन टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा ने अपने टेस्ट का करियर का 8वां शतक जड़ा।
विदेशी सरजमीन पर रोहित का ये पहला शतक था। वहीं चेतेश्वर पुजारा ने 61 टेस्ट करियर की 31वीं हाफ सेंचुरी लगाई। रोहित और पुजारा के बीच दूसरे विकेट के लिए 153 रनों की साझेदारी हुई। इंग्लैंड को पहली पारी में 99 रन की बढ़त मिली है। भारत ने पहली पारी 191 रन बनाए, जबकि इंग्लैंड की टीम 299 रन पर सिमट गई। भारत ने सुबह बिना विकेट गंवाए 43 रन से आगे खेलना शुरू किया। पहले सत्र में मेहमान टीम ने 65 रन जोड़े और इस दौरान जेम्स एंडरसन ने राहुल का विकेट भी चटकाया। राहुल और रोहित के बीच पहली विकेट के लिए 83 रन की साझेदारी हुई। लंच तक दूसरी पारी में एक विकेट पे 108 रन बनाए थे। रोहित का यह टेस्ट प्रारूप में 8वां शतक है। इसके पहले उन्होंने अपने 7 शतक घरेलू धरती पर बनाए हैं। हिटमैन ने अपना शतक स्पिनर मोइन अली की गेंद पर छक्का मारकर पूरा किया। रोहित ने अपना शतक 204 गेंदों पर पूरा किया, जिसमें 12 चौके और 1 छक्का शामिल था। इस शतकीय पारी के दौरान भारतीय ओपनर ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 3000 रन भी पूरे किए। वह ऐसा करने वाले 23वें भारतीय बल्लेबाज बन गए। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे की न्यूज के साथ। नमस्कार।